हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपका वेलकम करती हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी का स्कोप देखेंगे और ये नोट्स मैंने आपको भेज दिया है। इसमें हम लोग जो मेन चीज़ है उसको देख लेते हैं। हाँ, वर्तमान समय में जो स्कोप के अंतर्गत जो चीज़ों को रखा जा रहा है वो यहाँ पर गिवन है और इसमें हम लोग देखेंगे। जब हम कहते हैं स्कोप तो उसका मतलब यही है कि उस विषय का विषय सामग्री, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं या उस वो विषय जो है किस दायरे तक, किस सीमा तक विषय वस्तुओं को शामिल करता है, अपनी सामग्री को कहाँ तक, किस जगह तक लेता है या किस जगह से लेता है, ये सारी चीज़ें स्कोप के अंदर आती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अधिवास भूगोल में हम लोग अधिवास भूगोल की प्रकृति के अध्ययन करते हैं, यानी कि उसका अर्थ और परिभाषा क्या है, उसका विषय क्षेत्र कैसा है, विकास कैसे हो रहे हैं, अन्य विषयों से ये कैसे संबंध है, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। जैसे हमने कल देखा कि किस प्रकार से इसका संबंध अन्य विषयों से है, जैसे अर्थशास्त्र से है और उसके अलावा वास्तुकला से इसका संबंध है। और अध्ययन के कौन कौन से उपागम होंगे, किन किन विधियों से इसका अध्ययन किया जाता है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास। कल भी मैंने इस बात को बताया था कि अधिवास जो है अभी जिस स्वरूप में है, हमेशा से ऐसा नहीं थे। जब मानव जो है गैदरिंग का काम करता था, शिकार करने का काम करता था, उस समय में इस प्रकार से बस्तियां नहीं होती थी। तो धीरे धीरे जो बसाव की जो प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन हुआ है, स्थल और स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। और इसके अलावा लोग किस प्रकार से भूमि का उपयोग करेंगे, उपनिवेश का काल आया, उस समय अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। और किस प्रकार से धीरे धीरे करके संपूर्ण जो भूमि है उसका अधिग्रहण किया गया और अधिवासों का फैलाव किस रूप में आया, इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। यानी सिंपली हम लोग बोलें, स्कोप का मतलब यही है कि हम उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं उस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अधिवासों की आकारिकी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी या आकारिकी जब हम कहते हैं, यानी कि अधिवास के अधिवास की जो मॉर्फोलॉजी है, आकारिकी, उसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो 3 प्रकार की आकारिकी हमें देखने के लिए मिलती है। भौतिक आकारिकी, भौतिक आकारिकी क्या होती है हम लोग देख लेते हैं। अधिवासों की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना कहने का अर्थ ये है कि अधिवास किस प्रकार से बने हैं। मान लिया कि ये पूरा अधिवास है, तो यहाँ पर कुछ सड़कें होंगी, कुछ क्षेत्र जो होंगे वहाँ पर रेसिडेंस हो सकते हैं इस प्रकार से, और कुछ क्षेत्रों में हो सकता है प्लेग्राउंड हो, कुछ क्षेत्रों में अन्य चीज़ें हो सकती है, इस प्रकार से बाग बगीचे हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूरी उसकी आंतरिक संरचना हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं उसकी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार। तो दोनों रूप में क्षैतिज यानी कि ये इस रूप में भी फैलता है, बस्तियों का फैलाव इस रूप में होता है। और जो बिल्डिंग्स है वो ऊपर की ओर बनते जाते हैं, जैसे अभी बहुत सारे ऊंचे बिल्डिंग बनते हैं, तो ये क्या हो गया, उसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप में विस्तार हो गया। उसी प्रकार से उसका विन्यास भी हम लोग देखते हैं इसी भौतिक आकारिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें देखते हैं कार्यात्मक आकारिकी। कार्यात्मक आकारिकी के अंतर्गत हम लोग जो कार्यात्मक क्षेत्र हैं या सेवा केंद्र का निर्धारण है, वितरण प्रतिरूप कैसा है, पदानुक्रम कैसा है, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यानी कि एक जो सेटलमेंट होता है उसके अंतर्गत कैसे कार्य होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ मार्केट प्लेस होते हैं, ठीक है, कुछ मार्केट प्लेस होते हैं जिसको हम लोग केंद्र स्थल भी कहते हैं। वहाँ से अन्य सेवाओं का प्रसारण किया जाता है और हर एक जगह जो है वहाँ के कार्य करने का, वहाँ जो कार्य हो रहे हैं वे अलग होते हैं। तो इन चीज़ों का वो किस प्रकार से वितरित हैं, उनका पदानुक्रम कैसा है, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है सामाजिक आकारिकी। सामाजिक आकारिकी में हम लोग सामाजिक संरचना कैसी है, जब भी कोई सेटलमेंट होता है तो उसका एक सामाजिक संरचना भी होता है। वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग व्यवसाय को करने वाले, और फिर
शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, भूमि स्वामित्व हो गया, इन सब की दृष्टि से अलग अलग तरीके से लोगों का बसाव होता है। जैसे हम लोग कुछ जगहों पर देखेंगे तो जो मान लेते कोई अधिवास है, वहाँ पर हम देखेंगे कि किसी एक जाति के लोग एक ही जगह रहेंगे। जैसे हमारे वेस्ट सिंहभूम एरिया की हम लोग बात करें तो जैसे हम कोई भी गांव में जाएं तो जो एक ही तरह का जिनका टाइटल होता है, गोत्र होता है, वे लोग एक ही तरफ बसते हैं। फिर दूसरे तरह के टाइटल के लोग अलग और बसते हैं। तो ये सब चीज़ें सामाजिक संरचना में आती है। इसके अलावा जनांगीय संरचना, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अधिवास होते हैं, कोई भी अधिवास, उसमें हम लोग हमें ये देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से वहाँ पर अलग मान लेते या ये कोई सेटलमेंट है, तो यहाँ पर ये जो सेटलमेंट है, लोग क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर बसती है तो वहाँ पर अलग अलग लिंग के लोग होंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोग होते हैं, उनमें अलग अलग जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग सेटलमेंट को जो वहाँ की जनसंख्या है उससे अलग नहीं कर सकते। तो इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जो जनांगीय संरचना है वो भी सामाजिक आकारिकी का एक भाग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अधिवासों का प्रतिरूप, स्पेशियल पैटर्न। अधिवासों की अवस्थिति, मान लेते हैं हम जब अधिवास की बात करते हैं तो वहाँ ये ऐसा नहीं है कि कोई हवा में है ना, ये किसी न किसी स्थान को घेरा हुआ है। जब हम अधिवास की बात करेंगे, मान लिया ये पृथ्वी है तो ये किसी न किसी स्थान पे सिचुएटेड है। कोई भी अधिवास जो है कोई ना कोई अवस्थिति को लेता है और फिर उसका वितरण कैसा है, वो किस प्रकार से फैला हुआ है। यहाँ एक अधिवास हो सकता है, इस जगह पर कुछ अधिवास हो सकते हैं, यहाँ कुछ हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आती है। इसके अलावा आकार इसका कैसा है। आकार कहने का मतलब कि इसका जो शेप है ये अलग अलग हो सकता है। कई बार हमें इस प्रकार से अधिवास मिलते हैं तो इसको हम लोग रेखीय आकार बोलते हैं। सॉरी, ये आकार नहीं है। आकार यानी कि छोटा या बड़ा। कई बार हम लोग को कोई भी जो गांव है उसका आकार इतना तक दिखाई दे सकता है और कहीं पर हम लोग को इतना छोटा भी दिख सकता है कहीं। और अगर हम नगर की बात करें तो उसका जो अधिवास क्षेत्र है वो अधिक होता है। ये सभी चीज़ें आकार में आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है अंतरण। अंतरण कहने का अर्थ है स्पेसिंग, मतलब एक घर से दूसरे घर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है। कई बार हमें कुछ गांव जो है या कुछ अधिवास जो है वो हमें बहुत सघन मिलते हैं और कुछ गांव में देखें तो एक घर से दूसरे घर के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तो ये चीज़ें अंतरण में आती है। नेक्स्ट है आकृति। आकृति में हम लोग क्या देखेंगे। आकृति होता है शेप, जो मैं पहले बता रही थी कि इस प्रकार से अगर किसी मार्ग के किनारे ऐसे घर होंगे तो उसे हम कहेंगे रैखिक आकृति। और उसी प्रकार जब किसी जल स्रोत के किनारे इस प्रकार लोगों का अधिवास होगा तो इसे हम कहेंगे गोलाकार प्रतिरूप। तो ये क्या हो गया, ये आकृति के आधार पर अलग अलग अधिवास होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसका विश्लेषण और प्रादेशिकीकरण, यानी कि ये एक पूरे प्रदेश में ये किस प्रकार से बसे होते हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है अधिवासों का वर्गीकरण। अधिवासों को भी वर्गीकृत किया जाता है उसकी उत्पत्ति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, आकार के आधार पर। जैसे उत्पत्ति के आधार पर यानी कि कुछ जो हैं उनका उत्पत्ति औद्योगिक नगर के रूप में होता है, जब वहाँ पर कोई उद्योग आया उसके बाद वो नगर के रूप में परिवर्तित हुआ। कुछ जो है वो जो जिसे हम कैपिटल सिटी कहते हैं, जब वो एक कैपिटल बनता है तो फिर उसका विकास होता है। तो अलग अलग उत्पत्ति की अलग अलग कारण के कारण वहाँ पर अलग अलग रूप में शहरों की उत्पत्ति होती है या गांव की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से लोकेशन जो अवस्थिति है उसके अनुसार कुछ जो है तटीय क्षेत्र में होते हैं तो उसे हम तटीय अवस्थिति वाले कहेंगे, और कुछ जो होते हैं लैंड लॉक्ड होते हैं यानी कि चारों ओर से भूमि से घिरे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अवस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आकार यानी छोटे या बड़े हो सकते हैं कोई नगर या अधिवास, और उसके साथ में आकृति मैंने अभी बताया। और घरों का घनत्व कैसा है, घरों की संख्या कैसी है,
ये चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है अधिवासियों की समस्याएं। अधिवास जो होते हैं उनकी भी अलग अलग समस्याएं होती है। जैसे ग्रामीण अधिवासियों की बात करें तो वहाँ पर हमें अलग समस्याएं देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर कई बार जो कई सुविधाओं का अभाव दिखता है। उसी प्रकार हम नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर हमें कुछ, जैसे वहाँ पर जलापूर्ति की समस्या होती है और परिवहन की समस्या होगी। जैसे बहुत भीड़ भाड़ एरिया होता है, कई बार जाम लगने की समस्या होती है और अतिक्रमण की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। और फिर इसके अलावा नियोजन भी किए जाते हैं, यानी प्लानिंग किया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग किसी शहर किसी अधिवास को किस प्रकार की आवश्यकता है उससे संबंधित योजना बनाई जाती है। जैसे अगर कोई जो अधिवास है वो सूखा वाले क्षेत्र में है तो वहाँ पर उसके हिसाब से वहाँ पर योजनाएं लाई जाएगी। और उसी प्रकार से यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जैसे बिहार हो गया, वहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, तो वहाँ पर बाढ़ के पीछे क्या कारण है या फिर उसके लिए कौन सी योजना उपयुक्त रहेगी, वहाँ पर बाढ़ से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नियोजन किया जाता है या प्लानिंग किया जाता है। और ये क्या के लिए किया जाता है, विकास के लिए किया जाता है, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए किया जाता है। और फिर कुछ ऐसे नगर भी होते हैं, नियोजन की हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे नगर भी होते हैं जो प्लानिंग करके बनाए हुए होते हैं। जैसे हम लोग जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो गुलाबी रंग के पत्थर है उससे नगरों को बनाया गया, पिंक सिटी भी हम लोग इसको कहते हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ है जो प्लानिंग किया हुआ है, भुवनेश्वर है, बोकारो है, ये सभी कुछ शहर हैं जो प्लानिंग करके बनाए हुए हैं। तो ये इन चीज़ों का अध्ययन भी किया जाता है। वर्तमान समय में जो स्कोप है उसमें परिवर्तन हो रहा है, विशेष रूप से जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण मानव बस्तियों पर जो असर हो रहा है, ये चीज़ें भी मतलब अभी स्कोप में शामिल हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आर्थिक क्षेत्र हैं उसके अनुसार भी अलग अलग रूप में कहीं पर संसाधनों की उपलब्धता हो सकती है और कहीं पर संसाधन नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर आयात करके लाना होता होगा संसाधन को। इस तरह की चीज़ें वर्तमान समय में स्कोप के अंतर्गत स्टडी की जा रही कि किस प्रकार के सेटलमेंट में क्या अगर कोई सेटलमेंट है तो क्या वहाँ पर पहले से संसाधन है या फिर अन्य जगह से संसाधन लाने की आवश्यकता है, ये चीज़ें। फिर जो भौतिक संरचना होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, जो वर्तमान समय में इसे भी स्कोप में शामिल किया जा रहा है। जैसे हम लोग देखें तो कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके अनुसार लोग घरों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भूकंप रोधी घरों का निर्माण किया जाता है। जैसे जापान को हम लोग देखें तो वहाँ के घर जो हैं वो भूकंप रोधी घर वहाँ पर बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा ऊंचे क्षेत्रों में घरों का निर्माण किया जाता है। तो जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये वर्तमान समय में जलवायु में जो परिवर्तन होते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग नई चीज़ें स्कोप में शामिल हो रही है, विषय वस्तु में शामिल हो रही है। जैसे किसी किसी घर में बहुत गर्मी हो जाता है या किसी किसी घरों में बहुत गर्मी होने के कारण वहाँ पर कूलिंग करवाना होता है, यानी कि घर को इस रूप में निर्माण किया जाता है कि वो ठंडा वहाँ पर लगते रहे या ठंडक बनी रहे। ये चीज़ें वर्तमान समय में नए रूप में स्कोप में शामिल हुई है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनसंख्या पर भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो जो मौसम संबंधी घटनाएं जैसे लू लगने की समस्या, उसके कारण मृत्यु होना, या फिर जो नए रूप में परिवर्तन हो रहे हैं, काफ़ी ठंड लगने के कारण लोगों में बीमारी होना, ये चीज़ें आ रही है। इन चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। ये ना केवल जनसंख्या से संबंधित है लेकिन ये घरों को भी प्रभावित करते हैं। अगर बहुत गर्मी है तो हम किस प्रकार से घरों का निर्माण करेंगे, ये चीज़ें। नेक्स्ट है
हाल के समय में जो परिवर्तन हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं, यानी रिसेंट ट्रेंड क्या क्या है सेटलमेंट ज्योग्राफी का। ये आपका टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में ही, इसको आप लोग देख लेंगे। हाँ, इसमें हम लोग देखें तो इसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है